हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर के जो है प्रैक्टिस सेट का। तो उसी के क्रम में ये नया प्रैक्टिस मतलब अगला प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इसके पहले 27 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसको सारा वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, दो वीडियो मैराथन पढ़ चुके हैं, तो मैराथन वाला एक साथ अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ करंट अफेयर के 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, तो वो भी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसमें आपका संपूर्ण जो है करंट अफेयर रिवीजन। अभी करंट अफेयर के और मैं वीडियो डालूंगा जिसमें सारे टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, प्रैक्टिस नंबर 28 और देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो इंग्लिश का है, तो इसके बाद फिर जो है मैथ, फिर रीजनिंग, और सॉरी मैथ पर हिंदी, फिर जो है आपका जीएस होगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो दिया गया है कि पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेन एन एरर। इसमें से कहाँ पर एरर किया गया है। अब क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे एरर बताना है कि आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बॉट दैट वी वांटेड। यहाँ गलती किस ऑप्शन में किया गया है, किस वाले मतलब किया गया है। ठीक है, बताना। चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो विकल्प ए में जो लिखा दैट वी वांटेड, इसी में गलती किया गया। ठीक है, दैट वी वांटेड क्यों गलती की गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो दैट के स्थान पर यहाँ पे व्हाट लगना चाहिए था, व्हाट। क्योंकि जो यहाँ रिलेटिव या कंजंक्टिव प्रोनाउन जो दैट है, इसके बजाय यहाँ पे व्हाट का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो व्हाट जो है बाट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे जब बाट शब्द जो है वर्ब ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है, तो वहाँ पे व्हाट दैट नहीं लगता, वहाँ पे व्हाट लगता है। तो इसलिए आंसर ए पार्ट इसमें हो जाएगा, ए पार्ट में गलती है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद फॉलोइंग सेंटेंस। यू हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ डैश स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ क्या भरा जाएगा, तो यू हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ, यहाँ पॉजेसिव केस प्रोनाउन जो योर है इसका प्रयोग किया जाएगा, वाई ओ यू आर, योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। चूंकि यहाँ पे जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग जो है नियमता किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस भरा जाएगा, योर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट अल्टरनेटिव बना द ऑडियंस गैव एक्टर स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है, ऑडियंस ने एक्टर को स्टैंडिंग ओवेशन दिया कब, द प्ले इंडेड, प्ले जब इंड हुआ, तो कब इंडेड हुआ, व्हेन द प्ले इंडेड, जब प्ले इंड हुआ। तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, व्हेन शब्द है। ठीक है, बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम्स ग्रुप सी ग्रुप डी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, साथ ही साथ 3 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर इसमें 2500 प्लस आपको क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए किस तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ है, सैंपल आप देख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 25 तक आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें सेटअप करके दिया गया है, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट वाइज। और इसका सोल्यूशन फिर लास्ट में सबसे सोल्यूशन दिया गया है, जो कि व्याख्या सहित है। ठीक है, व्याख्या सहित इसका सोल्यूशन दिया है। तो बुक बहुत अच्छी है, आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर अब देखेंगे हम चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट क्या दिया गया है। दिया गया चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना है, मतलब कि पर्यायवाची। इसका पर्यायवाची बताना हमें क्या हो जाएगा, किसका बताना है, फेस्टिविटी का। फेस्टिविटी का पर्यायवाची क्या होता है, तो फेस्टिविटी मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। तो फेस्टिविटी मतलब होता है उत्सव काल। ठीक है, उत्सव काल, इसका अर्थ होता है उत्सव काल, या फिर इसको कह सकते हैं समारोह। ठीक है, ये और आनंद का दिन, इस तरीके से कह सकते हैं, ये इसके जो है अर्थ बनता है। तो इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी पार्ट से है, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन क्या है, इसका जो है सिनोनिम्स है। ठीक है, चलिए चूज द बेस्ट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है, मतलब कि विलोम शब्द। एंटोनिम बताना विलोम शब्द किसका, लिबरल का। लिबरल मतलब होता क्या है, लिबरल मतलब होता है उदार, या फिर उदार चरित्र वाला, या फिर इसको कह सकते हैं दानी, दानशीलता, दाता। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा कंजूस। और इसमें से कंजूस का ऑप्शन कौन सा सही है, तो डी पार्ट सही है। ठीक है, स्टिंगी, स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम बताना है, डी चीपर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में डेसिफर, डेसिफर जो दिया गया है, इसका अगर विलोम, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो डेसिफर का होता है अर्थ समझना। ठीक है, इसका विलोम हमें बताना है समझने का।
तो यहाँ पे हो जाएगा गैरबेल। ठीक है, गैरबेल मतलब क्या होता है, गैरबेल मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना या फिर मिथ्या अर्थ निकालना, तो इसका ये अर्थ होता है। तो यहाँ यही हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। इसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, अ पर्सन एक ऐसा आदमी जो बहुत रिजर्व रहता है बोलने में, यानी कि बोलचाल तो बातचीत में क्या हो, संकोची हो या संयमी व्यक्ति हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, रेटिसेंट। क्या कहते हैं, रेटिसेंट कहेंगे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, मतलब कम बोलने वाला या इसको मितभाषी कह सकते हैं। और इलोक्वेंट जो दिया गया है, इलोक्वेंट मतलब वाक्पटु। वाक्पटु इसका अर्थ होता है वाक्पटु। ठीक है, वाक्पट होता है। एडामेंट का मतलब क्या होता है, अटल। ठीक है, एडामेंट मतलब अटल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना कौन सा इसमें सही रूप से लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी शब्द आप देखिएगा इसमें सी पार्ट में, तो ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, एस्थेटिक में गलती क्या की गई है, तो देखिए इसका स्पेलिंग जो होता है वो होता है AESTHETIC, और यहाँ पे देखिए AS से शुरुआत है, जो कि ये गलती की गई, एरर यहाँ पे है। ठीक है, ओरिजिनल में क्या गलती की गई, तो ओरिजिनल में देखिए इसका स्पेलिंग होता है ORIGINAL होता है। यहाँ पे देखिए आई गायब है। आउटरेजियस, आउटरेजियस का अगर हम देखेंगे तो आउटरेजियस का जो स्पेलिंग होता है वो होता है OUTRAGEous। इसका जो होता है स्पेलिंग, यहाँ पर देखिए ई गायब है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आउटरेजियस मतलब होता है घृणित या अपमानजनक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमें इसका बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जिसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखा हो गिवन सेंटेंस में बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वेंटिलेशन जो लिखा, वेंटिलेशन सिस्टम इज मिसिंग इन द रूम। तो वेंटिलेशन और मिसिंग ये दो शब्द जो है ये क्या है, देखिए गलत लिखा, मिसिंग भी गलत है, वेंटिलेशन भी गलत है। वेंटिलेशन का मतलब इसका जो होता है स्पेलिंग वो क्या होता है, तो VENTI। ठीक है, VENTILATION होता है। यहाँ पे देखिए आई गायब है। और मिसिंग का अगर बात करेंगे तो MISS होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि सिंगल S लिखा है, इसलिए गलती है। तो दो जगह गलती की गई, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन में सही रूप से लिखा हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है वो ग्रामेटिकली पार्ट ऑफ द सेंटेंस बताना, किस पार्ट ऑफ यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं, इनमें से तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दियर के स्थान पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वंस का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट शुरुआत हो किससे हो रहा है, वन से हो रहा है। और जब नियम यह है कि वन जो होता है सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए सदैव वन या वंस या फिर वन सेल्फ का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दियर गलत है, प्रयोग करना, यहाँ पे वन का प्रयोग करना चाहिए था, वंस का। व्हिच टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विलोम। इसमें से कौन से दो शब्द हैं जो एक दूसरे के विलोम हैं। तो दिए गए विकल्पों में से अगर हम जेंटल और फियर्स देखते हैं तो जेंटल का मतलब होता है विनम्र। जेंटल का अर्थ क्या होता है, विनम्र। और फियर्स का अर्थ क्या होता है, फियर्स का अर्थ होता है उग्र। तो यहाँ पे एक दूसरे के विलोम लिखे हैं, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन द वर्ड अनहैप्पी एंड अनयूजुअल, द अन मीन्स, अन मतलब मीन्स, या मतलब अन जो लगा हुआ है प्रीफिक्स, उसको हम बताना कि ये क्या है। तो देखिए अगर अनहैप्पी और अनयूजुअल में अन शब्द जो है ये एक प्रीफिक्स है, यानी कि उपसर्ग है। और इस अन का प्रयोग सामान्यतः किसी शब्द से पहले उसे नकारात्मक बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा सी, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नॉट, नॉट के टर्म में प्रयोग किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बताना, स्केयर्ड। स्केयर्ड का हमें एंटोनिम सिनोनिम्स बताना, मतलब कि पर्यायवाची। ऑप्शन में इसका पर्यायवाची कौन सा है, तो स्केयर्ड मतलब होता क्या है, स्केयर्ड मतलब होता है डरपोक या फिर भयभीत। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अफ्रेड। अफ्रेड हो जाएगा, अफ्रेड मतलब भयभीत। तो डी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। द वर्ड डिलेशियस विल बी बेस्ट सब्सिट्यूट इन व्हिच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब यहाँ भरना है कुछ ऑप्शन में डिलेशियस शब्द बिल्कुल सही रूप में जो है उसका प्रयोग करना उचित रहेगा, यह बताना है। तो माई मॉम मेक्स फूड। तो फूड जो बनाया जाता है वो क्या होता है, डिलेशियस मतलब होता है, डिलेशियस इसके टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिलेशियस शब्द का अर्थ होता है स्वादिष्ट। तो फूड जो बनता है वो किस प्रकार बनता है, स्वादिष्ट बनता है। तो माई मॉम मेक्स डिलेशियस फूड, तो ये सही है पार्ट। सोनू इज माई डिलेशियस फ्रेंड, तो गलत है, स्वादिष्ट फ्रेंड नहीं होता। ठीक है, तो
इसमें और सभी में गलत जगह सिर्फ फूड के टर्म डिलीशियस का प्रयोग करते हैं, तो आंसर ए पार्ट सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट मिसबिहेव्ड इन क्लास। व्हाट डज द वर्ड मिसबिहेव्ड मीन, मतलब मिसबिहेव्ड का हमें अर्थ बताना है, क्या इसका अर्थ है। तो मिसबिहेव जो है ये क्या है, वर्ब के दो शब्दों से बना है। एक तो पहला आ जाता है इसमें मिस प्लस बी हैव्ड। मिस जो है क्या है, एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है विपरीत या फिर गलत कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मिस का प्रयोग शब्द नकारात्मक प्रकट करने के लिए करते हैं, मतलब निगेटिव सेंटेंस बताने के लिए, तो मिस बिहेव का अर्थ हो जाए बुरा व्यवहार करना। ठीक है, तो बुरा व्यवहार करना मतलब बिहेव्ड बैडली, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, इसका राइट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन 16 से नंबर 20 तक आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपको गद्यांश से देने हैं, गद्यांश से पढ़कर देना है। गद्यांश इस पैसेज को पढ़िएगा, ये पैसेज आपके लिए है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ एंड अपीयर्स टू चेंज इट्स, मतलब द मून जो ट्रेवल करता है अर्थ के चारों ओर और अपीयर होता है टू चेंज इट्स, किस स्पष्ट में अगर यहाँ पे आगे हमें वर्ड इसको कंप्लीट करना है तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर जो है अराउंड द अर्थ मतलब मूव करता है, ट्रेवल्स करता है या परिक्रमा करता है, इसको कह सकते हैं, और अपना आकार अपीयर्स टू चेंज इट्स, इट्स क्या आकार बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, चांद को देख रहा, चंद्रमा को देखेगा तो आपको क्या होता है, दिन पर दिन उसके आकार में परिवर्तन आपको दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर इस तरीके से फिर एक दिन पूरा चांद दिखाई देता है, इस तरीके से जो है चांद का परिवर्तन होता रहा, तो साइज परिवर्तित होता है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी शेप परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर आंसर बी पार्ट है। आंसर क्या है, बी पार्ट सही है। ठीक है, साइज नहीं, साइज तो सेम रहता है, उसका आकार सिर्फ चेंज होता है, शेप चेंज होता है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा गद्यांश को पढ़ने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हेन कैन बी से दैट इट इज अ ब्लू मून, हम कब कह सकते हैं कि ये ब्लू मून है। साधारणतः एक माह में एक फुल मून होता है, मतलब पूर्ण चांद होता है, परंतु यदि किसी माह में दो फुल मून हो जाते हैं तो दूसरा जो पूर्ण चांद होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो यहाँ आंसर ए पार्ट जगह, व्हेन देयर आर टू फुल मून इन वन मंथ, तो दूसरा वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ब्लू मून कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दिया गया है वी कॉल इट अ न्यू मून व्हेन, तो मतलब कि जब हमें मून दिखाई नहीं देता तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। तो वी कैन नॉट सी अ मून, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है, आंसर इसका क्या है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट एज अ क्रिसेंट शेप अदर देन अ मून, तो इसमें से कौन सा बताना है, एग्जांपल बताना है कि इसमें से अगर देखते हैं तो सी जो है क्रिसेंट मून है। ठीक है, सी लेटर जो है क्या है, क्रिसेंट मून है। क्रिसेंट मून मतलब अर्ध चंद्राकार चांद, इसको हिंदी में कहते हैं, जो कि आकार को सी ऐसे प्रदर्शित करता है, जो कि एक मून को दिखाता है, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि व्हाट लेट द पीपल टू यूज इन इडियम वंस इन अ ब्लू मून, ये इडियम है और ये मुहावरे को किस रूप में प्रयोग करा जाता है। तो देखिए मुहावरा जो है वंस इन ए ब्लू मून का अर्थ होता है अत्यंत दुर्लभ घटना, मतलब कभी कदार होता है। तो गद्यांश में भी स्पष्ट किया गया है कि ब्लू मून एक दुर्लभ अनुभव होता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, द फैक्ट दैट सीइंग अ ब्लू मून इज वेरी रेयर इवेंट, तो रेयर इवेंट जब होता है उसको क्या कह सकते हैं, वंस इन ए ब्लू मून, आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से बताना हमें कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड लिखा हुआ है, वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कॉर्पिंग, ठीक है, कॉर्पिंग देखते हैं तो कॉर्पिंग का गलत है, या इसका अर्थ हो जाना चाहिए चिरपिंग, मतलब चिरपिंग होना चाहिए, CHIRPING होता है, ना कि CHORPING होता है, तो यहाँ गलती किया गया चर्पिंग कॉर्पिंग में, और इसका अर्थ क्या होता है, चहचहाने की आवाज़ इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 23 तक हमें बताना है, राइट ऑप्शन देना है। द माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन व्हेन मेजर्ड फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है, बताना है इसमें कि गलती कहाँ पर किया गया। तो देखिए वाक्य में अगर देखा जाए द माउंट एवरेस्ट जो प्रयोग किया गया माउंट एवरेस्ट, इसके स्थान पर द माउंट एवरेस्ट का प्रयोग करना उचित है, मतलब कि देखिए माउंट का एम और एवरेस्ट का ई दोनों स्मॉल लेटर में लिखा, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो नाउन के नियम के अनुसार प्रॉपर नाउन क्या होता है, सदैव कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। तो माउंट एवरेस्ट को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट इस तरीके से। तो यहाँ पे 22 का आंसर क्या है, ए पार्ट है, 22 का आंसर ए पार्ट है, इस तरीके से लिखना चाहिए। आई विश आई हैड जॉब, आई एम ए ग्रेट वर्कर एंड आई नीड द मनी,
अब इसमें कहाँ पर गलती किया गया, जॉब के संबंध में बताया गया है, जॉब के संबंध में किस प्रकार गलती है। तो 23 में देखते हैं, तो यहाँ पे एक से अधिक क्लाज का प्रयोग किया गया, ठीक है। आई विश, आई हैड अ जॉब, आई एम ए ग्रेट वर्कर एंड आई नीड द मनी। तो आई के साथ, तो यहाँ पे देखिए जब एक से अधिक क्लाज होते हैं तो यह दो क्लाज को जोड़ना होता है, तो हम या तो कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं या फिर कामा लगा देते हैं। तो यहाँ जॉब के बाद क्या होगा, कामा होना चाहिए था, ठीक है। जॉब के बाद क्या होना चाहिए था, कामा होना चाहिए, जो नहीं लगा हुआ है तो ए पार्ट में एरर है, मतलब ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन वर सैड आर डैश, क्या भरा जाएगा यहाँ पे 24 में। तो यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रन वर सैड, मतलब कि बच्चे दुखी थे। एक असर्टिव वाक्य है, सेंटेंस है, तो इस वाक्य में क्या करेंगे, द चिल्ड्रन वर सैड, द क्या हो गया, द आर्टिकल हो गया, ठीक है। चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन के फॉर्म में, और वर्ब की बात करेंगे तो वर हो गया वर्ब इसका, और सैड क्या हो गया, सैड इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो वाक्य में क्या, चिल्ड्रन क्या है, नाउन है, और वर क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर और नाउन मतलब कि क्या क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन और वर्ब, चिल्ड्रन और वर इसका राइट आंसर। हमें नाउन और वर ही सब्जेक्ट और वर्ब बताना था, तो चिल्ड्रन और वर सही इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स एज प्रेजेंट प्रिंसिपल आर सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल आर पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे हमें इसका लुक का वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग करना है ब्रैकेट में, या तो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जिस सेंटेंस के अनुसार हमें प्रयोग करना है। तो देखिए रिक्त स्थान में लुक क्रिया अगर देखें वर्ब है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसका क्या हो जाता है, लुकिंग हो जाता है, ठीक है, लुकिंग। तो यही हम भरेंगे, लुक डाउन यानी कि लुकिंग डाउन फ्रॉम द टावर वी सा मेनी पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे हो जाएगा लुकिंग, ठीक है। वर्ब, क्योंकि वर्ब का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लुक का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, लुकिंग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया जाता है, और यह वाक्य में क्या है, एडजेक्टिव का कार्य करती है। तो वाक्य में जो है एक के बाद दूसरी क्रिया दर्शाने के लिए पहली क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो जो है वॉकिंग इन द स्ट्रीट वी सा मेनी वाक्य, अभी देखो लुकिंग डाउन, डाउन जो भी एक वर्ब है, तो यहाँ पे लुक को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दर्शा देंगे, तो लुकिंग का प्रयोग कर देंगे। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अब ये हो गया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आप मैथ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26 जो आपके मैथ से होंगे। चलिए मैथ के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देखते हैं, ठीक है। तालिका दिया गया, तालिका से क्वेश्चन को करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करा जाएगा। पढ़िए, तालिका में एक विश्वविद्यालय में अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया, ठीक है इसमें। और इसमें दिया गया है वर्ष दिया गया है, चिकित्सा क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र, कॉमर्स क्षेत्र, प्रबंधन। अब इसमें उपस्थित और उत्तीर्ण सब सारे लोगों को दर्शाया गया। अब इसमें हमें बताना क्या है, 2011 में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र चिकित्सा क्षेत्र में उपस्थित हुए थे। तो 2011 का हमें बात करना है, यानी कि 2011 ये हो गया, ठीक है हमारा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, क्या देखेंगे इसमें, जो चिकित्सा क्षेत्र में 2011 में दिया गया है, 2011 में चिकित्सा चिकित्सा क्षेत्र, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी है उपस्थित। तो उपस्थित छात्रों की संख्या जो है टोटल कितना दिया गया, 345। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2011 में 345 उपस्थित छात्र हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र चिकित्सा में उपस्थित वाला ही बताना, तो हमें उपस्थित का देखना है। तो 345 चिकित्सा क्षेत्र में। अब टोटल पूरे मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब जितने भी क्षेत्र हैं उसमें कितने आए टोटल उपस्थित हुए। तो टोटल अगर बात करें परसेंटेज निकालना, तो टोटल निकालना जरूरी है। 345 चिकित्सा में है, इंजीनियरिंग में 440 आए थे, उपस्थित हुए थे, कॉमर्स में 401 उपस्थित हुए थे, और प्रबंधन में 314 उपस्थित हुए थे, ठीक है। इनको हम जोड़ लेंगे, ये टोटल जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 1500। तो टोटल हमारे पास छात्र उपस्थित हैं 1500, और चिकित्सा क्षेत्र में उपस्थित 345। तो अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 345 को हम 1500 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा ये परसेंटेज निकल आएगा उपस्थित चिकित्सा क्षेत्र में उपस्थित छात्रों का। तो 345 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 345 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा,
1500 से तो 2 शून्य से कैंसिल हो जाएगा। 15 दूना 30, 4, 15 3 45, तो टोटल हमारा 23% राइट आंसर हो जाएगा। 23% चिकित्सा क्षेत्र में उपस्थित हुए थे, सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अब हम देखते हैं अगला 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके सामने दिया गया 27 नंबर बिंदु दिया गया है। बिंदु 11,5 और k,0 के बीच की दूरी दी गई है कितना, 13। हमें k का मान ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो बिंदु दिया गया है x1 y1 बराबर दिया गया है 11,5 और x2 y2 बराबर दिया गया है k,0। तो हमारा जो फार्मूला होता है जब दो बिंदु दिया जाता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें ए बी की लंबाई अगर दी गई है तो हम ए बी की लंबाई, फिर अगर ए बी मतलब मान लेते कोई ये दूरी है ए और बी। ठीक है, अब ए बी की लंबाई अगर हमें ज्ञात करना है तो 13 जो कि दिया गया है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, दो बिंदु x1 y1 x2 y2 पर है, तो ए बी बराबर ये हो जाता है अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है, इसके निकालने के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे ए बी का मान दिया गया कितना, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर के अंडर रूट x2 का मान हमारा कितना है, x2 का मान हमारा k है, तो k माइनस x1 का मान 11 है, तो 11 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0। ठीक है, x2 y2 का मान 0 है, तो और y1 का मान है 5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट k माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ये 25 आ गया और यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को सॉरी 13 का स्क्वायर नहीं, ए बी बराबर है ना कि ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 13 सिर्फ होगा। 13 बराबर अंडर रूट इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। वर्ग जब करेंगे तब 13 का स्क्वायर अब हो जाएगा बराबर, ये बचेगा 11 माइनस का स्क्वायर प्लस 25 बच जाएगा हमारा। ठीक है, सॉल्व के लिए 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, के स्क्वायर माइनस के माइनस 11 का स्क्वायर, अगर हम इसको करते हैं 25 इधर 95 करते हैं तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर के माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब 169 माइनस 25 तो ये हो जाएगा 144 बराबर के माइनस 11 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर के माइनस 11 वर्गमूल लेते हैं तो ये बराबर हो जाता है प्लस माइनस 12, 12 का स्क्वायर कर देना तो 144 होता है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में अगर हम के माइनस 11 बराबर 12 के लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में के माइनस 11 बराबर माइनस 12 के लेते हैं, क्योंकि हमें के का मान याद करना है दो फॉर्म में, तो इस तरीके से हम दो बिंदु मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बराबर 12 प्लस 11, तो के बराबर हो जाएगा 23, एक मान ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, के बराबर माइनस 12 प्लस 11, तो के बराबर हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हमारा के का मान कितना हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, या फिर 23 होगा या फिर -1 होगा। तो के बराबर -1 या फिर 23, आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र ओ है। ठीक है, कोई त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज का अंतः कोण जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, ओ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो पी क्यू आर में केंद्र क्या है, अंतः केंद्र ओ है। यदि कोण पी ओ आर है, कोण पी ओ आर बराबर 120 डिग्री। ठीक है, कोण पी ओ आर बराबर 120 डिग्री इस तरीके से दिया गया है। और इसके बाद पूछा क्या गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर का मान, यहाँ त्रिभुज नहीं, यहाँ कोण पी क्यू आर का मान पूछा गया। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पे कोण क्यू का मान पूछा गया कि इस कोण का वैल्यू कितना होगा। हमें पता क्या है, कोण ओ की वैल्यू पूछा गया है, कोण क्यू की वैल्यू, और जो कि ओ जो है क्या है, अंतः केंद्र है। तो जब अंतः केंद्र होता है त्रिभुज का, तो उसके लिए क्या होता है, तब उसके लिए होता है कोण पी ओ आर बराबर होता है 90 प्लस कोण पी क्यू आर बटे के हो जाएगा 2k। ठीक है, ये हमारा जो होता है फार्मूला। तो इस पे हम क्या करेंगे, कोण पी ओ आर का मान कितना दिया गया है, कोण पी ओ आर का मान दिया गया है 120। ठीक है, तो 120 रखेंगे, 90 प्लस हमें निकालना है कोण पी क्यू आर, इसको ऐसे रख लेते हैं, बटे 2 को कर दें, 90 इधर लाएंगे तो 120 न माइनस 90, कोण पी क्यू आर बटे 2, 120 माइनस 90 मतलब कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 30 बराबर कोण पी क्यू आर बटे 2। यहाँ पे कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, कोण पी क्यू आर
बराबर हो जाएगा 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री। तो यही हमें निकालना था, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका मान सही है, सी पार्ट इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है? ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना? 1/sin θ माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताना है। यहाँ पे हम साइन थीटा को हम ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और एक कॉस थीटा बच गया तो उसको ऐसे लिख देते हैं इंटू कॉस थीटा। तो हमारी वैल्यू फाइनल यही हो जाएगी, जो कि कौन से पार्ट में लिखा? कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ हमारा डी पार्ट, तो डी पार्ट इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि भुजाओं की तीनों संख्या और तीनों जो भुजाएं होती है क्या होती है? समान होती है। एक समान होती है उसको कहते हैं समबाहु। जिस भुजा की तीनों संख्या समान हो वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब उसमें जो है तीनों भुजा क्या है? समान है। ठीक है, उसमें तीनों भुजा क्या है? समान है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और उसकी एक भुजा ए है तो तीनों ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देगा? परिमाप दिया गया है, तो परिमाप दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो कितना हो जाएगा? ए गुणे 3 बराबर ही हो जाएगा। परिमाप दिया गया 48 के, तो ए बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 छक 18 16 के, तो ए का मान आ गया 16। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 16 × 16। 1 4 से 16 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, तो 16 चुके 64√3। यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, यही क्षेत्रफल हो जाएगा 64√3। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 31 दिया गया प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। अब देखिए प्रथम 69 मतलब कि 1 से शुरुआत करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 एंड प्लस डॉट 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 प्लस ये 69 तक, इसका हमें औसत ज्ञात करना। तो औसत क्या होता है? कुल भुजाओं का जोड़। तो इनका अगर हम जोड़ निकालते हैं तो क्या होता है? n × n + 1 बाई 2। ये हमारा जो है क्या होता है? फार्मूला होता है n × n + 1। तो 69 बराबर n के है, तो 69 × 70/2 ये हमारा योग हो गया पूरा। अब एवरेज होगा, एवरेज कैसे निकालेंगे? तो योग बटा टोटल संख्या कितनी है, तो योग हो गया हमारा 69 × 70/2 और टोटल संख्या हमारी 69 है, तो 69 से हम इसको क्या करेंगे? गुणा, भाग कर देंगे। तो यहाँ से 69 कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा? 70/2 माने कि 35 हमारा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 35 राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया गया है 8:13। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? 8:13 दिया गया, उनके वर्गों का योगफल अगर भी दिया गया है 2097। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं दोनों संख्याएं कौन सी हैं। एक पहली संख्या 8x हो गई, दूसरी संख्या 13x हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि ये दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया गया है, तो यानी कि 8x का होल स्क्वायर अगर हम कर देते हैं प्लस 13x का होल स्क्वायर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 2097 का। तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पे हो जाएगा 64x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 169x² बराबर 2097। ठीक है, और इसको सॉल्व करने से जोड़ेंगे तो यह आपका जाएगा 64 + 69 169, ये हो जाएगा 233 x² के बराबर हो जाएगा 2097। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? x² बराबर हो जाएगा 2097/233 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x² बराबर, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका क्या मान आ जाएगा? x² बराबर 9, ये 9 बार जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3। अब जब x बराबर 3 आ गया तो हमें ज्ञात क्या करना है? दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारी दोनों संख्याएं क्या है? 8x और 13x है। तो x बराबर 3 है, इनको दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 13 8 21x, तो 21 × 3, x का मान 3 है तो 21 × 3 63। तो हमारा फाइनल आंसर 63 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है? 63, 63 ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 33 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्या दिया गया है? 3 की पावर a बराबर 27 की पावर b बराबर 81 की पावर c। तो हमें a b c का मान पता है 144, तो हमें 12 × 1/a प्लस 1/b प्लस 1/5c का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3a की पावर a इंटू जो दिया गया है इसको सबको 3 की पावर a, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 3 भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 भी,
यहाँ 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो यानी कि 3 की पावर 4 इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब बेस बराबर है तो हम घातांक को बराबर कर लेंगे, a बराबर 3b बराबर 4c कर देंगे। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अगर आधार बराबर होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ये प्रमेय है। तो यहाँ अब इसको हम मान लेते हैं तीनों को, ये बराबर के बराबर है, तो a बराबर क्या आ जाएगा के, 3b बराबर आ जाएगा के, तो अगर यहाँ से b का मान निकालते हैं तो b बराबर हो जाएगा k/3, और इसी प्रकार c का मान अगर हम निकालते हैं तो k/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का मान हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, मान जो दिया गया है a इंटू बी इंटू सी बराबर 144, इसमें अगर हम मान रखते हैं तो k इंटू k/3 इंटू k/4 बराबर 144 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा k³ बराबर हो जाएगा 12, 144 मतलब 12 गुणे 12, और बराबर नीचे भी कितना है 4 गुणे 3 मतलब ये भी हो जाएगा 12 के। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 12 के। ठीक है, 12 के का मान 12 आ गया। तो इसी प्रकार अब हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का बराबर हो जाएगा 12, और बी का मान हो जाएगा 12/3 मतलब 4, और सी का मान हो जाएगा 12/4 मतलब 3। तो इस प्रकार 12, 4, 3 हमारी वैल्यू जो होगी वो ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको देखते हैं। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है 12 इंटू 1/a प्लस 1/2b 1 प्लस 1/2c 5c। तो 12 इंटू 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, वो 1/12 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणे b का मान 4 प्लस 1/5 गुणे सी का मान 3, इसको रख देंगे इस प्रकार। इसको कर लीजिएगा सॉल्व, बस हमारी फाइनल वैल्यू पता हो जाएगी। इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 तियां 15, ये 8 हो जाएगा। 12, 8, 15 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 120, और ये ऊपर कितना आ जाएगा 12 दाइयों में 120, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये बराबर इंटू हो जाएगा 12। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 बार बचेगा, 15, 10, 25 और 8, 8, 5, 13, 33/10 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 33/10 इसका आंसर है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √a बराबर 3b के, तो हमें ज्ञात क्या करना है a/b² का मान। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका वर्ग करते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9b² के, तो यहाँ पे a/b² पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 9 के आ जाएगा, और इसी का मान ज्ञात करना था। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 9। 9 कहाँ पर दिया गया, 9 दिया गया है सी पार्ट में। ठीक है, चलिए दो भिन्नों का गुणनफल दिया गया है, कितना है, ए बी बराबर दिया गया है 14/15, और इनका भागफल दिया गया है। ठीक है, दो भिन्नों का गुणनफल, और a/b दिया गया है 35/24। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक भिन्न a है और दूसरे भिन्न b है। तो ए बी बराबर 14/15 और a/b बराबर 35/24। दोनों समीकरण का आपस में हम जब गुणा करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर। देखिए b से b कैंसिल, मतलब ए बी इंटू a/b करते हैं, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 14/15 गुणे 35/24 हो जाएगा। यहाँ हमारा बेसिकली मान निकालना है कि a और b का मान, दोनों भिन्नें जब अलग अलग पता होंगी तभी तो हम उसको बता पाएंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो उसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे a² बराबर वैल्यू हो जाएगा 5 तियां 15, 5 सत्ते 35। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका मान, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 7 गुणे 7 मतलब 49, और 12 तियां 36। तो a² बराबर 49/36। तो हमारा जो है वैल्यू जो होगा a का मान कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 7/6 हो जाएगा। a की वैल्यू 7/6 आ गई। अब a की वैल्यू जब 7/6 है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम रखते हैं y की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो 7/6 इंटू बी बराबर 14/15 के, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा b बराबर 6 दूनी 12/15, मतलब कि 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि 4/5 हमारी जो हो जाएगी b की मान। अब b का मान कितना हो गया 4/5। ठीक है, b बराबर 4/5 और a बराबर 7/6। इन दोनों में अब कौन सी बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 7/6 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम 6 से डिवाइड 6 से डिवाइड करें 7 तो 6 कम 6 1 सीधा सीधा जा रहा है। यहाँ 5 को, अगर 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ऐसे छोटी हो जाएगी। तो a बराबर 7/6 हो जाएगा, आंसर बी पार्ट। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 35 हो गया। तीन संख्याएं तीन संख्याएं जो किसमें है? तीन संख्याएं हैं 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 1/4 अनुपात के। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। हमें ज्ञात क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करना। तो ए अनुपात मान लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इतना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड सिंप्लीफाई करते हैं, जिसको भिन्न फॉर्म खत्म करते हैं इसका, फ्रैक्शनल फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 5 और 4, 5 3 4 5 4 9, 5 चौक 20, 3 60, 60 से हम क्या करेंगे? ओवरऑल सभी में गुणा कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा 60/3 इंटू 2/5 गुणे 60 इंटू अनुपात 1/4 गुणे 60। तो यहाँ से कट जाएगा, ये 20 बार हो जाएगा, 20 3 60, यहाँ से 5 जाएगा, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ से 15 चौके 60, तो हो जाएगा 15। तो ए अनुपात बी अनुपात का मान हमारे पता चल गया 20:24:15। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बीच का अंतर 9 है। तो इसमें से सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 24, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 15। ठीक है, सबसे छोटी क्या है? 15। तो इन दोनों का अगर हम निकालते हैं डिफरेंस, तो 24 माइनस 15 बराबर कितना हो जाता है? 9। तो 24 माइनस 15 बराबर 9। तो 9 रेशियो के दिया गया है 9 के, तो 1 रेशियो बराबर 1 के हो गया, सेम ही है। तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या हो जाएगी? सेम यही हो जाएगी, 20 24 15, यही तीन संख्या हो जाएगी। आंसर 20 24 15 हो जाएगा। ये पार्ट करेक्ट है, ये पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, शीना के पास 4 पौधे हैं। ठीक है, 4 पौधे हैं शीना के पास, जिन पर ताजे फूल क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवें दिन आते हैं। यदि मंगलवार को सभी 4 पौधे ताजे फूल आए तो इन सभी 4 पौधों पर अगली बार जल्द से जल्द ताजे फूल किस दिन आएंगे? तो क्या करेंगे? हम तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 3 चौक 12 और 2 चौक 12, इस तरीके से 12 आ गया। तो अब जो मंगलवार को सभी चारों फूल खिले थे, तो अगली बार जब फूल खिलेंगे तो वो कौन सा दिन होगा? तो हम मंगलवार में 12 जोड़ देंगे। ठीक है, मंगल में 12 जोड़ देंगे तो हमारा जो संख्या आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? रविवार। ठीक है, हमारा जो दिन होगा अब रविवार को अगली बार एक साथ खिलेंगे। तो राइट आंसर इसका रविवार सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या कितनी थी? 60,000 थी। इससे पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि मतलब 5 एकम 5 20 100। तो मतलब कि पहले वर्ष 20 थी तो वृद्धि हुई तब 21 हो गई दूसरे वर्ष। फिर इसके बाद कह रहा है कि महामारी के कारण दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आ गई, यानी कि 1/10 ये हो जाएगा, यानी कि 10% था तो फिर हो गया 9। ठीक है, कमी आई तो घट जाएगा, -9 हो जाएगा। तो अब देखिए पहले वर्ष कितनी जनसंख्या थी? तो 20 दाहिया 200, इसको गुणा कर लीजिए, और 21 9 9 एकम 9 दूनी 18, 189 दूसरे वर्ष बची। तो पहले वर्ष की जो संख्या है 200 रेशियो के, वो दिया गया है मान 60,000 के। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हम पता कर लेंगे। ठीक है, 600/2 यानी कि 300 आ गया। तो हमें दूसरे वर्ष की बात मतलब 2 वर्ष समाप्त के बाद कितनी उसकी जनसंख्या? तो 189 रेशियो जनसंख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे? 189 रेशियो में हम 300 से गुणा कर देंगे। तो 9 3 27, 8 3 24, 2 26, 3 एकम 3 और 2 5 और 2 0। तो 56,700 उसकी जो है संख्या दूसरे साल बचेगी। 56,700 राइट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार हम लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक साइकिल को 5,800 रुपये में बेचने पर एक आदमी 45% का लाभ अर्जित करता है। 45% का लाभ मतलब 45/100 करेंगे, यानी कि 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कि 20 रुपये की सामान है वो 29 रुपये में बेचता है। 20 रुपये में खरीदता है और 29 रुपये में बेचता है। तो इसने कितना बेचा है? 5800 रुपये में बेचा है, यानी कि 29 रेशियो के बराबर दिया गया है 5800 के। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 5800/29 के। तो एक रेशियो बराबर होगा 29 दूना 58 200। हमें निकालना क्या? साइकिल का क्रय मूल्य। साइकिल का क्रय मूल्य हमने माना 20 रेशियो, तो 20 गुणे 200 कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? 2 दूनी 4, 4,000 रुपये उसका हो जाएगा। ठीक है, 4,000 उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीपी हो जाएगा। ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है? एक डीलर ने 9,000 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी। तो ये सीपी है, उसका कॉस्ट प्राइस है 9,000 रुपये। अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब कि 1/10 करता है,
यहाँ पे मतलब 10% पे 1 रुपये की डिस्काउंट करता है, मतलब 10 इसकी एमआरपी हो गई है रेशियो, तो 1 रुपये का डिस्काउंट करके बेचता कितने में है, 9 रुपये में बेचता है, ठीक है। और इसके बाद फिर भी वो 10% का प्रॉफिट पाता है। 10% का प्रॉफिट जब पाएगा तो 1/10 करेंगे, यानी कि 10 रुपये के सामान खरीदता है तो 11 रुपये में बेचता है। तो ये चीज़ें निकले, ये 10 रुपये हमारा सीपी है और ये हमारा 11 रुपये एसपी है। ऊपर में एमआरपी और एसपी है, तो हम क्या करेंगे, एसपी को सेम कर देंगे इसमें। तो एसपी को सेम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ओवरऑल इसमें हम 11 से गुणा करेंगे और इसमें हम 9 से गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 11 दाई हम 110, नीचे हो जाएगा 11 9 99, नीचे हो जाएगा 10 9 90 और 11 9 99। तो देखिए अब हमारा सेम हो गया, एसपी एसपी सेम है और एमआरपी और सीपी। अब सीपी का मान कितना है, सीपी का मान हमारा दिया गया 90 रेशियो, और 90 रेशियो के बराबर हो जाएगा 9000 के दिया गया है। तो 1 रेशियो के बराबर यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 100 रुपये, ठीक है। 90 से डिवाइड करते हैं, 100 रुपये आ गया। अब पूछा क्या गया है, मशीन का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, 110 रेशियो। तो 110 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 110, ये बराबर हो जाएगा 11,000 रुपये। 11,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा, एमआरपी। अब इसी प्रकार अगर खरीद बिक्री पूछ ले, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 99 रेशियो। तो यहाँ पे हम 100 गुणे 99 करेंगे, यानी कि 9,900 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11,000 रुपये। तो चूंकि अंकित मूल्य पूछा गया था तो अंकित मूल्य हमारा इसमें 11,000 रुपये आया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, मतलब 11 रुपये में 10 संतरा बेचा जाता है, मतलब संतरे की दर से बेचा जाता है, मतलब पर दर संतरा 11 रुपये। तो लाभ या हानि परसेंटेज बताना, क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए 11 संतरे का क्रय मूल्य जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, तो दिया गया है कितना, 11 संतरे का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया कितना, 10 रुपये दिया गया, ठीक है, 10 रुपये दिया गया है, क्योंकि 11 संतरे जो है 10 रुपये में खरीदा जाता है। तो 11 संतरे का क्रय मूल्य क्या हो गया, 10 रुपये। अब यहाँ पे अगर हम एक संतरा का क्रय मूल्य निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 10/11 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, चूंकि 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचा जाता है, तो 11 रुपये में 10 संतरा की दर से बेचा जाता है, ठीक है, दर से बेचा जाता है। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक संतरे का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस, क्या होगा, तो यहाँ पर एक संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11/10 रुपये, इस वाले हिसाब से। तो यहाँ पे अब देखिए कितने में खरीदा गया है, खरीदा गया है 10/11, बेचा गया है 11/10 रुपये में। तो यहाँ पे हमारा हुआ है लाभ, ठीक है। चूंकि लाभ कितना हुआ, लाभ देख लीजिए कितना हुआ, 11 एसपी माइनस सीपी होता है, तो 11/10 माइनस 10/11 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 दाई हम 110, इसका हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 11 ग्राम 121 माइनस 10 दाई हम 100, तो हो गया 21/110 रुपये का लाभ हुआ हमें, ठीक है। 121 माइनस 100, तो 21/110 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब इसका पूछा गया है परसेंटेज, प्रॉफिट का जो है लाभ परसेंटेज, हाँ तो लाभ हुआ है, तो 21/110 रुपये का हमें लाभ हुआ है किस रुपये पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि 10/11 रुपये पर। ये इंटू 100 हो जाएगा, प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में तो इंटू 100 से कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 21 गुणे 11/110 नीचे आएगा, गुणे 10 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करिए तो 11 दाई हम 110, 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 21%। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 21% का लाभ हुआ। तो यहाँ आंसर लाभ हो जाएगा, लाभ 21%, बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका समांतर माध्य जी है। इसको क्या करेंगे, आप इसको सभी को जोड़ लीजिएगा, फिर जितनी है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमारा समांतर माध्य पता हो जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य जैसे कि एवरेज निकाला जाता है उसी तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि कितनी है, टोटल 550 रुपये है। 550 रुपये का एक थैला है,
मतलब उसमें सिक्के शामिल है 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के, लेकिन वो किस अनुपात में शामिल है? 2:3:1 अनुपात में, 2:3:5 अनुपात में शामिल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के मूल्य के अनुपात अगर देखते हैं तो ये जो है 2:3:1, इनका क्या है? सिक्का का अनुपात है। लेकिन अब इनका हम मूल्य का अनुपात निकालेंगे, मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा इसी परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे मूल्यों का अनुपात के लिए हम क्या करेंगे? 2/50 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं? रुपए में अगर लिखते हैं, क्योंकि रुपया थैला में रुपया दिया गया है, तो 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2 रुपये, और 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 रुपये, और 20 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 हो जाएगा, 20×5 1/5 रुपये हो जाएगा, ये 3 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मूल्यों का अनुपात क्या करेंगे? इसमें पैसे में गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 1/2 रुपये हो जाएगा, अनुपात 3 गुणे 1/4 रुपये, अनुपात 5 गुणे 1/5 रुपये। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मूल्यों का अनुपात। तो सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो इस जगह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1, अनुपात के 3/4, अनुपात के 1 अनुपात, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया मूल्यों का अनुपात। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 550 रुपये हैं, हमारे पास कितना है रेशियो? तो हमारे पास टोटल है 1 + 3/4 + 1 रेशियो के ये मूल्यों का अनुपात दिया गया है कितना? 550 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 4 3 7 4 11/4 रेशियो बराबर 550। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक रेशियो का निकालेंगे तो 550/11 गुणे 4 हो जाएगा, 11×5 = 55, ये आपका आ जाएगा एक रेशियो के 200 के। एक रेशियो कितना आ गया? 200 के। ठीक है, अब बटे में जो है इसको हम क्या करेंगे? और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बटे में आया, इसको हम थोड़ा सा रेशियो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4:3:4, ये आपका फाइनल मूल्यों का अनुपात आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे रेशियो के, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 + 3 + 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 550 के। ठीक है, तो 4 3 7 4 11 रेशियो बराबर 550, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 11×5 = 55, एक रेशियो बराबर 50 क्या आ जाएगा। ठीक है, बटे में अगर आया तो उसको हम पहले भिन्न को हटाएंगे और वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 1:50 आ गया। हमें निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर। तो 50 पैसे व 20 पैसों के सिक्कों से बनी धनराशियों का अंतर देखते हो। 50 पैसा का कितना है? 4 रुपये, 20 पैसा का कितना है? 4 रुपये। तो यहाँ से इसके अगर देखते हैं तो 50 रेशियो गुणे 4 हो जाएगा, 50 गुणे 4 200 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पे 50 गुणे 4 इसका भी 200 रुपये हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें यही निकालना था, तो इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 0 रुपये हो जाएगा। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 20 किलोग्राम वाले चावल को अगर 100 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले y किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है, तो यदि इस मिश्रित चावल का अनुपात 84 रुपये प्रति किलोग्राम है तो y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चावल है वो 20 किलोग्राम चावल है, और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल जो है वह y किलोग्राम चावल है। इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो हमारा जो मिश्रित चावल पता मतलब मिलता है वो 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिलता है। तो कैसे मिल गया? आप देखें 20 किलोग्राम चावल और y किलोग्राम दो प्रकार के चावल है, मतलब कि इन दोनों का अगर रेशियो तो 20 अनुपात y अनुपात y हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 वाला 80 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और y वाला 100 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 84 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर हम इनको घटाते हैं तो 100 - 84 हो जाता है 16, और अगर इनको घटाते हैं तो 84 - 80 हो जाएगा 4 के। तो हमें एक रेशियो और क्या मिलेगा? 16:4। ठीक है, 16:4 के मिलेगा। अब इसको कहा जाता है कि ये क्या है? ये जो 16:4 है इन्हीं के लागत वो जो किलोग्राम है उसी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब 16/4 ये बराबर हो जाएगा 20/y के। ठीक है, उसी के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4×5 = 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर आ जाएगा आपका
4 चौक 16, ये कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, ये गलत कट गया, 4 पंचे 20 कैसे कट जाएगा भाई, गुणा करेंगे पक्षांतर तो ये 20 और 4 क्या होगा, गुणे में जाएगा, कटेगा इस तरीके से 4 चौक 16, ठीक है, और 4 पंचे 20 इस तरीके से, तो y बराबर हो जाएगा 5 किलोग्राम। y का मान क्या हो जाएगा 5 किलोग्राम, मतलब कि 20 किलोग्राम वाला चावल जो होगा वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है, और 100 रुपये वाला प्रति किलोग्राम जो चावल हो 5 किलोग्राम चावल मिलाया जाएगा, तो उसका मिलेगा मूल्य 84 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम हम मिलाएंगे, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है आपके सामने, दिया गया है 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी किसी को कार्य को मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ए व बी अकेले उस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 36 दिनों में, यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, 36 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा, तो इजी है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 12 3 36, 36 1, ठीक है, यानी कि ए और बी अकेले अकेले काम एक एक कार्य करते हैं, कार्य क्षमता है, और ए प्लस बी प्लस सी 3 कार्य क्षमता, तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, 1 1 2, तो मतलब 1 हो जाएगा सी की कार्य क्षमता। तो सी अकेले उस कार्य को कितना करेगा, तो 36 कार्य है, एक कार्य क्षमता है, तो 36 दिन में उसको समाप्त कर देगा, ठीक है, 36 दिन सी को भी लगेंगे, आंसर इसका 36 दिन हो जाएगा, ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46, हाँ 46 दिया गया है, क्या दिया गया है 46 नंबर, एक व्यक्ति किसी स्थान पर कार से 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, तो मतलब कि अगर देखा जाए तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, उसकी धीमी चाल से वापस आता है, और औसत चाल कुल कितना दिया गया 60 किलोमीटर पर घंटा दिया गया, ठीक है, औसत चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो हमें वापसी वाली चाल बताना है। चलिए इसको लगाते हैं, कैसे लगाया जाएगा, देखिए औसत चाल इसमें कितना दिया गया है, एवरेज स्पीड बराबर दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लेते हैं वापसी वाली जो चाल है, जब लौटता है, जो हमें निकालना है वापसी की चाल, वो हम मान लेते हैं कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये वापसी वाली चाल होगी। तो औसत चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, औसत चाल अगर हम निकालना तो फार्मूला क्या निकालते हैं, टू डी अपान डी बटा पहली वाली चाल जो होगी कार की क्या है 144, ठीक है, तो डी अपान इतना प्लस डी अपान दूसरी चाल जो वापसी की चाल होगी वाई माना, तो वाई के हो जाएगा, और एवरेज स्पीड दिया गया 60 के, ये बराबर हो जाएगा, तो 2d अपान नीचे हो जाएगा डी कॉमन, यहाँ बचेगा 1/44 प्लस 1/y के, यहाँ से डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 30 बचेगा, तो 30 बराबर 1 अपान 1/44 प्लस 1/y, तो यानी कि अगर हम इसको कहते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 इंटू वाई, और ऊपर आ जाएगा आपके y प्लस 144, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब देखिए 30 बराबर ये हो जाएगा 144 वाई के अपान नीचे हो जाएगा 1/144 के, ठीक है, तो ये हो जाएगा वैल्यू। इसको अब सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 144 इंटू वाई पक्षांतर गुणा करेंगे 30 इंटू वाई प्लस 144, वाई बराबर हो जाएगा 30 इंटू वाई प्लस 144 बटे 144 के, ठीक है, यहाँ से कैंसिल करिएगा, 2 से जाएगा 15 बार, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 बचे 15, तो अब और हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 5y प्लस 144 गुणे 5 बटे 24, यानी कि 24y और माइनस 5y लगे इधर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 144 गुणे 5,
यानी कि 24 5 में से जाएगा 19, ठीक है। y बराबर हो जाएगा 144 × 5। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 144 × 5/19। अब इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 37.89, भाग कर लीजिएगा और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी वापसी की चाल 37.89, ठीक है। 37.89 इसका राइट आंसर, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी पार्ट राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिया गया है कि 180 किलोमीटर पर चाल दिया गया है, पर घंटे की चाल से चल रही है रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक कार से 5 सेकंड में आगे निकल जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, रेलगाड़ी की चाल दी गई है। रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी है, रेलगाड़ी की चाल बराबर दिया गया, स्पीड दिया गया है 180 किलोमीटर पर स्पीड, और इसके बाद इसमें दिया गया है कार की चाल, ठीक है। कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड यहाँ पे दिया गया है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो सापेक्ष गति होगी क्या हो जाएगी, अगर हम सापेक्ष गति निकालेंगे स्पीड तो 180 माइनस 108 के ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 72 को हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72, 4×5 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका स्पीड। क्योंकि हमें जो मान निकालना है इसमें देखिए मीटर में ऑप्शन में देगा, इसलिए पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 मीटर पर सेकंड हो गई सापेक्ष गति। अब रेलगाड़ी की लंबाई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई ही ज्ञात करना था। तो लंबाई मतलब दूरी ज्ञात करने की क्या कहते हैं, चाल गुणा समय कहते हैं। चाल हमारा 20 गुणा समय हमारा 5 सेकंड है, तो इसको गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई फाइनली कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए इस तरीके लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया कि एक व्यक्ति 12,300 रुपये की कुल राशि जो है प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9,840 रुपये निवेश करता है। तो उस राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए, मतलब समय हमें ज्ञात करना है। मूलधन दिया गया है 9,840, मिश्र धन मतलब अमाउंट दिया गया है टोटल 12,300 रुपये। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। इसको घटा दीजिए, अमाउंट माइनस पी होगा, यानी कि 12,300 में से 9,840 घटेगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12,003 में से 12,300 में से जब 9,040 घटाएंगे, सॉरी 9,840 जब घटाएंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2,460 के। तो अब जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे, SI बराबर PR/T/100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर जगह 2,460 बराबर P का मान है 9,840 इंटू R का मान 5% इंटू T का मान हमें ज्ञात करना है, बटे 100 कर देंगे। यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड काट पीट करना है, 5 दूनी 2 से जाएगा, 2 से यह जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2460/492, ठीक है। ये जाएगा 5 बार, तो हमारा 5 वर्ष इसका समय हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, डी पार्ट में दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया है, दिया गया है कि 16 पारियों में एक बल्लेबाज की औसत जो है वो कितना है, 36 रन है। तो अगर 16 पारियों में बल्लेबाज का औसत 36 है, यानी कि टोटल रन वो कितना हो गया, इसका टोटल हो जाएगा 36 × 16 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 36 × 16 बराबर हो जाता है 576 रन टोटल होगा 16 पारी में। अब वो कह रहा है कि अगली पारी मतलब कि 17वीं पारी में वो 70 रन और ऐड करता है, 70 रन बनाता है 17वीं पारी में।
तो हम 576 पहले बनाया था, 70 रन और जोड़ेंगे तो 6 7 7 14 5 1 6 646 रन टोटल हो जाएगा। अब कह रहा कि अब उसका नया औसत क्या होगा। तो अभी देखिए 16 पारियों का औसत जो था वो 36 था, एक पारी और जुड़ गया मतलब 17 पारी हो गया। तो 17 पारी जब हो गया तब उसका औसत जो है टोटल कितना 646 है। तो हम 646 से 17 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है नया औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, 17 तियां 51 और 8 बार जाएगा तो 38 हो जाएगा। फाइनली आंसर इसका 38 हो जाएगा। तो 38 औसत हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया है। सफेद गेंद कितनी दी गई है 30 और काली गेंद जो दिया गया है वो कितना है 20। तो टोटल कितना दिया गया है, टोटल हो जाएगा आपका 50, 30 20 50। आप कह रहा कि यदि एक गेंद यादृच्छा लेने पर उसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, प्रायिकता पूछा गया है। तो यहाँ पे कुल गेंदों की कितना हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 50। अब सफेद गेंदों की सफेद होने की प्रायिकता पूछा गया है, सफेद होने की प्रायिकता। तो इसको क्या करेंगे, सफेद का है 30 तो 30 से टोटल डिवाइड कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 3/5। तो सफेद होने की प्रायिकता कितनी है 3/5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/5, डी पार्ट करेक्ट है। अगर काली पूछता तो 20/50 करते तो 2/5 हो जाता। ठीक है, तो 3/5 इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। 50 क्वेश्चन हो गए, अब आपके जो है जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीएस के क्वेश्चन हम करते हैं। और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो भी कर दिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम। 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने है 51 नंबर क्वेश्चन। और उसमें कहा गया कि टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, खेल से संबंधित जो हैं करंट अफेयर उसका मैं लाने वाला हूँ एक वीडियो में, पूरा कवरअप करा दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा, इसलिए नोटिफिकेशन चैनल का ऑन करके रखिएगा। तो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन का खिताब की अगर हम बात करेंगे तो ये जीता गया है महिला एकल का खिताब जो है ये जीता है ईगा स्विएटेक के द्वारा। ईगा स्विएटेक कहाँ की है ये भी याद रखिएगा, ये है पोलैंड की। ठीक है, तो इनके द्वारा ये जीता गया 2024 वाला ईगा स्विएटेक का। और इन्होंने किसको हराया ये भी याद रखिए, जैस्मीन पाओलोनी को हराया था। ये कहाँ की है जैस्मीन पाओलोनी, तो जैस्मीन जो है ये इटली की हैं, इटली की निवासी हैं, तो इनको जो है हराया था। ठीक है, और पुरुष फ्रेंच ओपन अगर देखा जाए पुरुष का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है तो उनका नाम है कार्लोस। ठीक है, कार्लोस अल्कराज नाम है उनका, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ है, ये कहाँ के हैं स्पेन के। तो आपको इसमें ये चीजें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस कब मनाते हैं। तो हर वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 का अगर थीम देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ष 2024 का थीम जो बना था वो था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इसका जो है इस बार का थीम रहा था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सिंकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया है। तो सिंकुनला सुरंग परियोजना किस राज्य में है ये, तो ये पड़ता है आपके लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 4.1 किलोमीटर की इसकी लंबाई है इस सुरंग की, जिसको जो है शुरुआत किया गया। कितनी ऊंचाई पर है, तो अगर देखा जाए तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर जो है बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर क्या है। पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पहल योजना के तहत अगर देखा जाए तो ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था ये बताना है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ये लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। झेलम या फिर इसको प्राचीन नाम है वितस्ता नदी कहते हैं। वितस्ता नदी अगर आ जाएगा तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे लड़ा गया था, इसे वितस्ता या हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो पोरस की पराजय हुई थी, सिकंदर जीता था। बंगाल के दोहरे शासन की व्यवस्था की नीति का जो है किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी। दोहरे शासन की व्यवस्था का जो सर्वप्रथम जो लाया था वो था
ठीक है, क्लाइव आंसर हो जाएगा। 1765 ईस्वी में से माना जाता है जिसकी शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दिया गया था? तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की अगर हम बात करेंगे तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 राइट आंसर है। किसके लिए दिया गया था? तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत उस समय अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल के द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में इनके मौत की सजा सुनाई थी तीनों को, और 23 मार्च 1931 को भारत मां के अमर सपूतों को फांसी दे दी गई थी। जबकि बटुकेश्वर दत्त इसमें एक और शामिल थे जिनको काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, वहां पर उन्हें भेज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य कहाँ पर वर्णन किया गया है संविधान में? तो यह है 51 है। ठीक है, आज है 26 नवंबर डेट, और आज जो मनाया जाता है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, और आपको ये बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके। 51A में मौलिक कर्तव्य से संबंधित चीजें हैं। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे तो ये नागरिकों पर लागू होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। और वर्तमान में अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? जिसमें से ऑप्शन दिया गया भारत की संसद, भारत का विधि आयोग, भारत के राष्ट्रपति और विधि और न्याय मंत्री। इसमें से कौन सा करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 60 में अगर देखता है तो भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है 140, उसके अंतर्गत संसद को उच्चतम न्यायालय को आवश्यक जो है यानी कि सहायक शक्तियां प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया है। तो यहाँ देखा जाए तो किसको? भारत के उच्चतम न्यायालय को जो भारत की संसद है उसको शक्तियां दिया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन से? तो इसका आंसर क्या है? सुकुमार सेन। ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1950 21 मार्च से लेकर 1958 19 दिसंबर तक रहा था। ठीक है, इनका कार्यकाल। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से नहीं वाले पर जरूर ध्यान देना है। गंगा की सहायक नदियों में आपको यमुना मिल जाती है, सोन है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। जबकि इसमें से एक दिया गया भीमा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। भीमा नदी जो है दक्षिण भारतीय नदी है, कृष्णा उसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदी, इसलिए डी पार्ट राइट हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में अंसी नेशनल पार्क, ठीक है, अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुल, नागरहोल और काली, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। याद रखिएगा, अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत दालों का किस क्रम में उत्पादक है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कौन से क्रम पर, ये बताएं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दोनों काम भारत के पास है। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, दलहन के रूप में मुख्य रूप से अरहर, चना, मटर, मसूर आदि की पैदावार होती है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? एल्युमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो इसके एल्युमिनियम संयंत्र की संख्या सबसे अधिक जो है वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों में शामिल कुछ कंपनियों जैसे कि नाल्को हो गया, नाल्को का नाम सुना होगा। ठीक है, और वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, ये सभी ओडिशा में ही पड़ते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? तो ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। ठीक है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती है? इनमें से तो वो है ऑनलाइन उत्पाद कहाँ पर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं? तो ई कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ई कॉमर्स। जैसे कि आपका ई कॉमर्स कंपनी कौन कौन सी है? जैसे अमेजन हो गया, ठीक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा है, ये सभी क्या है? आपके ई कॉमर्स कंपनी जहाँ पे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68,
रुडोल्फ लुडविग कार्ल वीचो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमिनस सेलुला प्रतिपादित किया था, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना था? ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। 1855 में इन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं गर्भ। ठीक है, गर्भ का मतलब होता है जन्म से पहले भ्रूण का विकसित रूप। माता के गर्भ से ही भ्रूण क्या होता है, भ्रूण जो है लगभग 9 माह रहकर पूर्ण विकसित होकर बाहर आता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया ऑप्शन हेपेटाइटिस, मलेरिया, फीलपाव, डेंगू। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हेपेटाइटिस जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरस जनित बीमारी है जिसके कारण यकृत मतलब कि लीवर में सूजन और जलन होने लगता है। मलेरिया जो होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू जो है, डेंगू का मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी। ठीक है, एडीज एजिप्टी नाम है, एडीज एजिप्टी। ठीक है, तो ये हो जाता है। और फील पाँव के लिए मच्छर जो जिम्मेदार है वो है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स ये नाम है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा काटने से होता है। चलिए, आलू में स्टार्च किसके साथ क्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो आलू में जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ जब अपक्रिया करता है तो उसके बाद वो नीले रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। और इससे आलू में स्टार्च उपस्थित है, ये जो है क्या है, इस बात का ज्ञात होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तो किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि जीएनपी जिसको कहते हैं, उसमें से अगर पूंजीगत वस्तुओं का क्रय मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो सकल उत्पाद और विदेशियों के आय का योग, सकल उत्पाद और मूल्य ह्रास का गुणनफल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कर्मा की अगर हम बात करेंगे तो ये आदिवासी नृत्य शैली है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में करते हैं, जनजातियों के द्वारा होता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र और संतूर के प्रतिपादक हैं इनमें से? तो उनका नाम क्या है? पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे। 10 मई 2022 को इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जी के जन्म दिवस पर। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अब हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से टोटल 25 है तो इसको देख लेते हैं, बस इसके बाद प्रैक्टिस सेट खत्म करते हैं। तो पुल्लिंग शब्द बताना इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए, पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि और विवाह। तो यहाँ पे विवाह क्या है? पुल्लिंग शब्द होता है। विवाह क्या है? पुल्लिंग शब्द। बाकी पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि ये सारे स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं में के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है? तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है या वट होता है या फिर टा शब्द आता है वह स्त्रीलिंग, जैसे कि सजावट हो गया, चिकनाहट हो गया, आहट हो गया, सभी स्त्रीलिंग में आता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 78 बताना है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? इसमें से होंठ, सूरज, सोना, पानी। तो यहाँ पे हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द जो है वह है होठ, होंठ या फिर ओंठ, ये पार्ट हो जाएगा। इसका हमेशा प्रयोग किस में होता है? बहुवचन में होता है। और ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है, ये भी याद रखिएगा। होंठ क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब कुछ शब्द हैं जैसे कि उन्हें हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दाम हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, आंसू ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, दर्शन ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, लोग ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा है प्राण, ये भी क्या होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है? 4 संयुक्त व्यंजन है। अब ज्ञ शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञ किससे बनता है? ज और यहाँ से बनता है, ज और यहाँ। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, तो इसमें से ज्ञ जो बनता है वो ज और यहाँ से बनता है, छ जो बनता है वो का और शा से बनता है, और इसके अलावा त्र जो है वो ता और रा से बनता है, और स्रा जो है वो सा और रा से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी? समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो देखिए, जहाँ पे समूह का बोध हो, ठीक है, व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे व्यक्ति अथवा वस्तु दोनों प्रकार के बोध हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? समूह।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं राम, हिमालय, अनाज, सेना, सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञाएं सभा हो गई, मंडल है, दल है, सेना है, कुंज है, गिरोह है, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई शब्द अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार का सर्वनाम, तो ये देखिए कोई निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आंसर ए पार्ट है। इंद्रिय का विशेषण शब्द, इंद्रिय का विशेषण शब्द अगर बात करेंगे तो इंद्रिय किस प्रकार का शब्द है? इंद्रिय जो है विशेष शब्द हो जाएगा। और इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण होता है इंद्रिय, जो कि डी पार्ट में दिया गया। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, यहाँ पे 10वां शब्द जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे 10वां शब्द जो है ये क्रम बता रहा है, तो एक क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द किस प्रकार का चीज है? तो पुस्तक जो है क्या है? विशेष है। रमेश की पुस्तक क्या है? पुरानी है। पुस्तक विशेष है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता क्या है यहाँ पे? पुरानी। पुरानी क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएगा, तो पुस्तक यहाँ पे विशेष हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ, क्योंकि कर्ता कारक की जो मुख्य पहचान होती है वो ने से होती है, और ने यहाँ पे दिया गया तो कर्ता कारक हो जाएगा। से किस कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है? से जो होता है, से किसका होता है? तो करण कारक हो जाएगा। ठीक है, करण कारक का होता है। अब करण कारक ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान। अपादान का भी से होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है। तो करण कारक और अपादान दोनों कारक की विभक्ति से है, परंतु दोनों कारकों में अंतर यही है कि करण कारक का जो अपादान कारक का जो से है, उसके क्या होता है? अलगाव होने का अर्थ प्रकट होता है। अमर शब्द का विलोम बताना अगले प्रश्न में। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमर जो मरे ना, और जो मर जाए मर्त। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन है, मर्त। मर्त इसके लिए सही हो जाएगा, डी पार्ट। अब गद्यांश से क्वेश्चन देना है 89 से लेकर 93। तो आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा, कुछ इस तरीके से दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, गद्यांश से सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? गद्यांश के अनुसार सबसे प्राचीन वीरता जो हो जाएगी वो है युद्ध वीरता। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, युद्ध वीरता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं गद्यांश से, क्वेश्चन नंबर 90। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो गद्यांश को पढ़िएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा। युद्ध वीरता के लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने के धीरज जो है होना चाहिए। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो उत्कंठापूर्ण आनंद जो है ये गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको मिलता है कि उत्साह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो 92 में देखेंगे तो साहित्य मीमांसकों ने वीरता के युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। 3 प्रकार के भेद, ये पार्ट हो जाएगा। 93 है, उत्साह के भेद किस प्रकार के आधार पर किए गए हैं? तो उत्साह के भेद जो है कष्ट या हान के भेद के अनुसार, उत्साह के भी 2 भेद हो जाते हैं, तो कष्ट या हान के भेद के आधार पर किया गया है। दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द बताना है। घोड़ा का समानार्थी, तो यहाँ पे घोड़ा का समानार्थी हो जाएगा है। घोड़ा का समानार्थी क्या होता है? होता है। ठीक है, इसके अन्य समानार्थी में होता है तुरंग, घोड़ा का, अश्व, ठीक है, घोटक, ये सभी घोड़ा के अन्य समानार्थी होते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ कौन सा हो जाएगा इसमें सुटेबल होगा? तो घर का भेदी लंका ढाए मतलब होता है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठीक है, तो आपसी फूट से सर्वनाश इसका अर्थ हो जाएगा। आंसर सी पार्ट। नील कमल में समास बताना है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है, नीला है जो, नीला है जो कमल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, इसका यह विग्रह निकलेगा। मतलब यहाँ पे विशेष का संबंध विशेषण से हो रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? दही के बारे में। अब दही जो है क्या है? दही की बात करेंगे तो ये पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग, दही शब्द जो है पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे दही खट्टी है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग लगा दिया गया। दही खट्टा है तो यही सही है, बी पार्ट सही है। ठीक है, 97 का बी पार्ट सही है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करना। महात्म्य जो है इसमें गलत लिखा है, महात्म में लिखा हुआ है। महात्म्य का इसका सही रूप से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो महात्म्य इसका सही रूप से लिखा हुआ है बी पार्ट, बी पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 99। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है?
तो प्रयुक्त किसी एक ही शब्द, अगर कोई एक शब्द हो उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, वो श्लेष मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, मतलब कि इसके अनेक अर्थ निकलते हो तो वहां पे दिया हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान राम ने सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग किया था। यहाँ पे दो जगह भरना, हमें क्या भरेंगे, तो यहाँ पे देखें तो पहले यहाँ पे हो जाएगा भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, सेतु का निर्माण किया गया था। सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग का इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, तो निर्माण और स्थापना, यहाँ पे दो वर्ड भरा जाएगा, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। आप लोग ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, जो कि गलत बात है, करना चाहिए। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।